स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार बेहद ही गंभीर है, जिसकी तैयारियों को लेकर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी बराबर हर जगह नजर पूरी तरह से बनाए हुए हैं। आज पंचक के समाप्त होने के साथ ही हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों को संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही यहां आने वाले कांवड़ियों के स्वागत सत्कार के लिए खुद सीएम धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ियों के पैर धोकर उनका स्वागत सत्कार किया, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ वृक्षारोपण भी उनकी तरफ से किया गया। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद कांवड़ियों का किस तरह से स्वागत करते नजर आए सीएम धामी, आप साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख भी रहे थे। सीएम धामी ने शिव भक्तों के चरण धोए और कांवड़ियों से आशीर्वाद लिया। सीएम धामी ने कहा कि कांवड़िये शिव का स्वरूप होते हैं। मैं माँ गंगा की कृपा से, भगवान की कृपा से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है और कांवड़ यात्रा में इस बार बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी शिव भक्त आ रहे हैं और सारे शिव भक्त यहाँ से जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाएंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे। तो हम उनका माँ गंगा की इस पावन तट पर, गंगा की नगरी हरिद्वार, सभी शिव भक्तों का, सभी कांवड़ यात्रियों का, सबका हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने स्वागत किया आपका, पैर धोए, पूजा करी। बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। पहली बार हुआ है कि हमारे सामने 5 त्योहार आ रहे हैं कि पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री जी सामने मिले हैं हमें अपने, जिस तरह से स्वागत किया उन्होंने आपका, बहुत बढ़िया लगा हमें देखकर मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, जो उन्होंने शिव भक्तों का पैर धोकर और जो ये सम्मान, जो प्रसाद देकर जो स्वागत किया है, उसके लिए तहे दिल से जो धन्यवाद करते हैं। और जो यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी करा रखी है उन्होंने, प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। मुख्यमंत्री और वहीं सीएम धामी सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां सीएम धामी के साथ मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, आपदा प्रबंधक सचिव रंजीत सिन्हा भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कंट्रोल रूम में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तो सीएम धामी ने अधिकारियों से प्रदेश भर में आपदा की स्थिति की जानकारी ली। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अगले 48 घंटे के लिए प्रदेश के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। तो देहरादून सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अधिकारियों से उन्होंने मीटिंग की। 48 घंटों के लिए 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो क्या तैयारियां हैं इस रेड अलर्ट को देखते हुए, मौसम के तेवर को देखते हुए, इसकी समीक्षा करने के लिए बाकायदा वो पहुंचे थे। और आपदा कंट्रोल रूम सचिवालय देहरादून पहुंचे थे, जहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, साथ ही साथ पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारियों, आला अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई। जैसा कि मौसम विभाग ने 48 घंटों के लिए 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और इस रेड अलर्ट को देखते हुए सीएम धामी पूरी तरह से अपनी तैयारियों को दुरुस्त रखना चाहते हैं। तो सीएम धामी का आपदा कंट्रोल रूम पहुंचने के बाद बाकायदा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, साथ ही साथ कई बड़े आला अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई। क्या तैयारियां हैं, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, उसकी समीक्षा बाकायदा उनकी तरफ से की गई। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बाद अब कांवड़ यात्रा चरम पर है, जिसमें उम्मीद है कि इस बार उत्तराखंड में 3 से 4 करोड़ के करीब कांवड़ यात्री पहुंचेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को मिलाकर अगर यात्रियों की संख्या जोड़ी जाए तो उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। इस बार कांवड़ यात्रा में भी लगभग 3 से 4 करोड़ भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसका दावा सतपाल महाराज, जो कि उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने इस तरह के दावे किए हैं कि अगर सही अगर संख्या का आकलन किया जाएगा तो जो भक्तों, जो श्रद्धालुओं के जो
की जो संख्या होगी कम से कम 3 से 4 करोड़ या 4 करोड़ के पार भी हो सकती है। और यदि ऐसा होता है तो ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया जा सकता है। आप खुद ही देखेंगे कितना यात्री आ रहा है। आज ये इतना यात्री आ रहा है, इतने कावड़ यात्री आ रहे हैं, तो पर्यटन बढ़ रहा है, बुलंदी पर है इस समय। और मैं समझता हूं कि जब ये टोटल होगा तो निश्चित रूप में हम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पाएंगे। और वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज, उसका तेवर पूरी तरह से अलग दिख रहा है। उत्तराखंड मौसम विभाग की तरफ से 24 से 48 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसे देखते हुए प्रदेश के 9 जिलों में एहतियातन जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी करने के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों का निरीक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में जाकर किया। जैसा कि देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, साथ ही साथ कई बड़े अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई। और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उसे देखते हुए सरकार की तरफ से तैयारियां क्या हैं, इसकी बाकायदा उनकी तरफ से समीक्षा की गई है। तो 24 से 48 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। और इसी को देखते हुए 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। सीएम धामी ने किया तैयारियों का निरीक्षण। यहाँ पर आपदा चल रही है और वर्षा काल में हमेशा यहाँ पर आपदा में कहीं भूस्खलन होता है, कहीं पर अतिवृष्टि होती है, कहीं पर सड़कों का संपर्क मार्ग बंद हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती का समय होता है। बहुत ठीक प्रकार से हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, हमारे सारे विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करें। जो हमने हेली सेवा की व्यवस्था की है, वो हेली सेवा की भी समीक्षा की है कि वो कैसे लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। इस समय में खाद्यान्न है, गैस की सप्लाई है, दवाइयां हैं, धार्मिक संस्थान है हमारे, वो लोगों के रुकने का स्थान है। अगर कहीं पर लोगों को शिफ्ट करना पड़े तो उसकी उन्हीं तैयारियों का लिया है। मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, ये सारे के सारे इस समय में एक्टिव मोड में और अलर्ट मोड में रहें, जिससे कि हमारे आपदा से जिन लोगों का नुकसान होता है उनको अधिक लंबी यात्रा इलाज के लिए न करनी पड़े। तो कई तरह की जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी जा रही थी। 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उसे देखते हुए राज्य सरकार सीएम धामी इस वक्त बाकायदा तमाम चीज़ों को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसे उनकी तैयारियां। चलिए और भी अपडेट के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज, उसका तेवर बहुत बदला हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तैयारियां किस तरह की दिख रही हैं? क्या सरकार पूरी तरह से हर पैरामीटर पर अपनी तैयारी को दुरुस्त करके रख पा रही है? तो बिल्कुल उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण यहाँ पर किया था। मुख्यमंत्री की तरफ से जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे उनकी तैयारियों के बाबत यहाँ पर पूछा गया। मुख्यमंत्री के साथ जो सूबे के जो कह सकते हैं मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस एस संधू, वो वहाँ पर मौजूद रहे। उनसे भी पूरे प्रदेश की स्थिति का यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी उनसे ली गई है। किस प्रकार से इस समय जिस रेड अलर्ट के बाद किस प्रकार से प्रदेश के हालात हैं, कहाँ पर कितनी बारिश वहाँ पर हो रही है, आपदा राहत के जो बचाव में जो टीमें जुटी हुई है उनका किस प्रकार से स्टेटस है। खास तौर पर उत्तराखंड के जो पहाड़ी जो मार्ग हैं जो भारी बारिश और भूस्खलन के चलते अवरुद्ध हो रहे हैं, वहाँ पर किस प्रकार की स्थितियाँ, उन मार्गों को खोलने के लिए क्या कुछ प्रयास विभाग स्तर पर वहाँ पर किए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से अपने इस आपदा कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से ली गई थी। अगर सरकार की तैयारियों की बात करते हैं तो सरकार की तैयारियां कागजों में तो फुल प्रूफ दिखती है, लेकिन जब धरातल पर उतरने की बारी आती है तो उत्तराखंड में वो सभी तैयारियां आधी अधूरी ही नजर आती है। क्योंकि जब भी मानसून इस प्रकार से यहाँ पर आपदाएं लेकर आता है और आसमान से कहर बरपाती हुई बारिश धरती पर उत्तराखंड में उतरती है तो फिर सीधे तौर पर जो उत्तराखंड का जो जनमानस है वो परेशान होता हुआ नजर आता है, जनजीवन पटरी से उतरा हुआ नजर आता है। खासतौर पर उत्तराखंड की जो सड़कें हैं
वो भरी बारिश में कह सकते हैं कि भूस्खलन के चलते बंद होती हुई नजर आती है। उनको खोलने के लिए विभागीय मशक्कत यहाँ पर ज़्यादा करनी पड़ती है। जिन अधिकारियों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर होती है, वो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को दूसरे कर्मचारियों पर टालते हुए नजर आते हैं। ये सबसे बड़ी कमियां जिनको दूर करने के लिए सरकार इस समय प्रयासरत है। अधिकारियों को त्वरित गति से राहत एवं बचाव के काम करने के लिए निर्देशित यहाँ पर किया गया है। अगर कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा की घटना कोई घटती है तो वहाँ पर रेस्पॉन्स का जो टाइम है वो कम से कम यहाँ पर हो सके, वहाँ पर बचाव की टीमें जल्द पहुँच सके, उसकी कोशिश यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। कह सकते हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, आपदा प्रबंधन विभाग, राजस्व विभाग, हेल्थ विभाग, इन सभी विभागों के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है ताकि मिलजुल कर इस आपदा की घड़ी में राज्य की जनता को जो परेशानियां हो रही है उन परेशानियों को कम करने से। अच्छा अभय, फिर आम जनता के लिए क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से? आम जनता को एहतियातन कोई गाइडलाइन जारी किया गया आम जनता के लिए, क्या करना है, नहीं करना है, स्कूल की छुट्टियां, तमाम तरह की चीजें? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आज 20 जुलाई के लिए तो ये जिस प्रकार से रेड अलर्ट जारी हुआ था और उसमें स्कूलों को बंद रखने के तो 9 जनपदों में आदेश बाकायदा हर जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जारी किए गए। जिला प्रशासन अभी भी अपने स्तर पर अपने स्थितियों, जो जनपद की जो स्थितियाँ, उन स्थितियों का निरीक्षण कर अपने आगामी जो रणनीति या जो दिशा निर्देश है उनको जारी करने का काम यहाँ पर कर रहा। आपदा प्रबंधन सचिव से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिला अधिकारियों को अपने जनपदों की स्थिति के अनुरूप निर्णय लेने के लिए कहा गया है। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो फिर जो स्कूल हैं, आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, उन सभी को बंद रखने का काम जिला प्रशासन की तरफ से वहाँ पर किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा पूरी व्यवस्थाएं, पूरे दिशा निर्देश वहाँ पर दे दिए गए। अगर कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा घटना घटती है तो फिर जो हेली सेवा की जो मदद है, यानी हेलीकॉप्टर जो आपात स्थिति में काम कर सके, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। एक गौचर में हेलीकॉप्टर रखा गया और एक नैनी सैनी पिथौरागढ़ में हेलीकॉप्टर यहाँ पर रखा गया और ये दोनों ही ऐसी जगह हैं जहाँ से आपदा और बचाव के काम में जल्द से जल्द जुटा जा सकता है। तो कह सकता है कि विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी करी है। अब ये कहा जा सकता है कि जनता को भी ज्यादा सतर्कता यहाँ पर बरतनी होगी, क्योंकि नदी नाले जो गदेरे जो उफान पर आते हैं उससे खासी जो ग्रामीण जो जनता होती है वो खासी परेशान होती है। तो ऐसे में उन जगहों पर जनता ना पहुंचे उसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है और जनता से भी जो प्रशासन के जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा जो यात्रा मार्ग है, यात्रा मार्गों पर भी कम से कम यातायात बाधित ना हो उसकी कोशिश यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग और ये कह सकते हैं कि बीआरओ दोनों ही जो नेशनल हाईवे है उनको खोलने में यहाँ पर जुटा हुआ है। जो ग्रामीण जो सड़कें बंद है उसको पीडब्ल्यूडी विभाग की जो जेसीबी है उनको खोलने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए अभय, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो किस तरह की तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं, क्या गाइडलाइन सरकार की तरफ से रखी गई हैं, तमाम जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चमोली में सीरो बागड़ और नरकोटा के बीच पुल टूटने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, तो वहीं एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मुख्य आरक्षी सुरेंद्र सिंह के हमराह तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुल टूटने से 8 मजदूर दब गए थे, जिनमें से 6 मजदूरों को गंभीर अवस्था में रेस्क्यू किया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। एसडीआरएफ टीम अभी घटनास्थल पर मौजूद है और रेस्क्यू कार्य वहां पर चल रहा है। और चलिए सोनू इस वक्त हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। सोनू, किस तरह से वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, तमाम जानकारी दें इस वक्त। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सुबह की जो घटना है, जो एक नवनिर्माण जो पुल था वो सुबह ही ढह गया, जिसमें जो 8 मजदूर जो बताए जा रहे हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ है जो आपदा प्रबंधन टीम है उनके द्वारा उनको निकालकर अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि जो प्रशासन है वो नजरें बनाए हुए है, ऐसी आपदाओं पर नजरें बनाए हुए हैं। जिस तरह से जो ये घटना हुई, जो पुल टूटा, इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग लोग कर रहे हैं। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कब तक होती है और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि जो ये घटना है ये निंदनीय है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी जो इस घटना है उस पर गहरा शोक व्यक्त किया है और जो घायल जो लोग हैं उन्हें शीघ्र ही स्वस्थ होने की उनकी कामना की है। हालांकि अभी कितने और दबे हुए उनकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आगे जो मिले हैं उन्हीं की जानकारी मिल पाई है। जी चलिए सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो सिरों बागड़ और नरकोटा के बीच
पुल ही टूट गया। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है। फिलहाल राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। पुल टूटने से 8 मजदूर दब गए। 6 की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है और वहां पर एसडीआरएफ की टीम की तरफ से राहत और बचाव का काम चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसमें 9 जिलों के लिए खास तौर पर एहतियात बरतने के लिए मौसम विभाग की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। रेड अलर्ट को देखते हुए देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। आपदा कंट्रोल रूम का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभय कंतुरा ने। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। कल भी ऑरेंज अलर्ट था और आज ये कह सकते हैं कि 48 घंटे का रेड अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें कह सकते हैं कि प्रदेश के 13 जनपदों में से 9 जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी है। देहरादून, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, इन जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में मानसून सीजन में हमेशा ही आपदाओं का एक बड़ा दौर यहाँ पर गुजरता है। ऐसे में देहरादून में जो कंट्रोल रूम बनाया गया वो पल पल की जानकारी लेते पूरे प्रदेश भर की जानकारी डाटा जुटाने काम किया जा रहा है। और मैं उस समय आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद, आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और आपदा कंट्रोल रूम के जो कर्मचारी हैं वो लगातार उन सब चीज़ों का डाटा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि पूरे प्रदेश भर की स्थिति क्या है। क्योंकि बारिश को लेकर जिस प्रकार से रेड अलर्ट जारी हुआ तो ऐसे में सभी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। साफ तौर पर सरकार ने भी जनता से जो अपील की है कि जनता भी अपने स्तर पर सतर्कता बरतें। जिला प्रशासनों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए कि वो अपने स्तर पर उन सब चीज़ों को लेकर क्रियान्वयन नीति बनाए ताकि किसी भी प्रकार से जनता को सामने जो परेशानियां उन परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपदा कंट्रोल रूम में पूरे प्रदेश भर की डाटा को इकट्ठा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है ताकि उसके बाद पूरी एक रणनीति यहाँ पर बनाई जाए, उस रणनीति के आधार पर काम किया जाए और ताकि जनता की जो परेशानी उन परेशानियों का कम किया जा सके। आपदा कंट्रोल रूम के टेबल पर है, यानी पूरे अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे यहाँ पर काम कर रहे हैं और उन 24 घंटे काम को लेकर एक मॉनिटरिंग भी यहाँ पर की जा रही है। आपदा कंट्रोल रूम के जो सचिव हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आपदा कंट्रोल रूम के डायरेक्टर यहाँ पर बैठे हैं, ड्यूटी ऑफिसर यहाँ पर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार मॉनिटरिंग पल पल की यहाँ पर की जा रही है, यानी जो दिशा निर्देश जो रेड अलर्ट जारी किए गए हैं उन रेड अलर्टों पर किस प्रकार से काम किया जाना है, यानी राहत बचाव काम किस प्रकार से किया जाना है, उन सब चीज़ों की बारीकी से मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि इस रेड अलर्ट पर जनता की जो परेशानी है वो परेशानियाँ कम हो सके और राहत बचाव के काम त्वरित गति से किया जा सके। 24 घंटे में जिस प्रकार से हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है, हल्के मध्यम गति बारिश हो रही है, तो ऐसे में अंदाजा है कि आने वाले समय में ये बारिश और भयंकर हो सकती है या तेज हो सकती है। तो ऐसे में उन चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन हसन के साथ अभय कंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के 9 जिलों में मौसम विभाग के 3 दिनों यानी कि 20 से 22 जुलाई तक होने वाली भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं नैनीताल में भारी बारिश के चलते 20 जुलाई को रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। इसी के चलते डीएम ने जिले के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं इंडिया वॉइस ने रेड अलर्ट के दौरान हल्द्वानी में गोला नदी के वाटर लेवल की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की। देखते हैं इस रिपोर्ट को। तरफ उत्तराखंड में मौसम वैज्ञानिकों ने 20, 21, 22 यानी 3 दिन का यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। वहीं आज 20 तारीख को सभी यहाँ पर जो उत्तराखंड के 9 जिले हैं वहाँ पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मैं अभी हल्द्वानी मौजूद हूँ और हल्द्वानी नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। हल्द्वानी की बात किया तो आज सुबह से यहाँ पर जो है बारिश का दौर लगातार जारी है और हल्द्वानी से अगर बात की जाए नैनीताल, भीमताल, कालाडूंगी और लालकुआ में कहीं ना कहीं लगातार बारिश हो रही है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन हालांकि हाई अलर्ट पे मौजूद है और मैं इस वक्त पहुंचा हूं अभी हल्द्वानी स्थित गौला नदी पे। इस गौला नदी को वैसे शांत तौर पे जाना जाता है, लेकिन जब बारिश का समय होता है तो ये नदी विकराल रूप धारण कर लेती है और कहीं ना कहीं तबाही कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो मचाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके आसपास के जो एरिया हैं वो खासे यहाँ पर उससे उसकी चपेट में आते हैं। और हालांकि अभी गौला बैराज का जो जल स्तर आप देख सकते हैं उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ों में लगातार बारिश होती रही तो ये इसका जल स्तर लगातार बढ़ता रहेगा। अभी ये जो जल स्तर है इसका सामान्य से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अभी खतरे के निशान पे गौला नदी का जो जल स्तर है वो नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर लगातार बारिश अगर पहाड़ों में होती है तो उसका सीधा असर गौला नदी में पड़ेगा और गौला नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ेगा। और क्योंकि अभी मानसून यहाँ पर लगातार आ रहा है और जो अलर्ट घोषित किया है मौसम विभाग ने वो यहाँ पर होना है, क्योंकि बारिश अभी लगातार होनी तो गौला नदी का जो जल स्तर है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। उसको देखते हुए
अधिकारियों ने हालांकि यहाँ पर जो नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उनको यहाँ पर अलर्ट घोषित कर दिया गया था, उनको अलर्ट कर दिया गया था कि अपने स्थानों को छोड़ के कहीं और चले जाएं, लेकिन उनकी और कहीं व्यवस्था ना हो पाने के कारण वो उसी जगह पे मजबूर हैं और इस नदी का कहीं ना कहीं सामना एक बार फिर से करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं गौला नदी का जो एरिया है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अभी पानी से लबालब भरा हुआ है और गौला नदी में क्योंकि यहाँ पर बैराज है और अगर पहाड़ों में लगातार बारिश होती है, जलस्तर बढ़ता है तो बैराज से लगातार समय समय पर पानी छोड़ा जाता है और वो पानी कहीं ना कहीं जब नीचे पहुँचता है, हल्द्वानी से यहाँ लाल कुआं की बात की जाए, उसके एरिया के पास पहुँचा जाए, श्रीलंका टापू पर जब ये पानी पहुँचता है तो कहीं ना कहीं भयानक रूप धारण करता है। उसको देखते हुए अधिकारियों ने यहाँ पर अलर्ट घोषित किया और लगातार 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने की जो बात है यहाँ पर अधिकारियों द्वारा की जा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने की बात लगातार अधिकारी कर रहे हैं। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। और वहीं चमोली जिले में शाम को भारी बारिश के बाद गोपेश्वर मुख्यालय की सड़क नाले में पूरी तरह से तब्दील हो गई। दिन भर मौसम साफ रहने के बाद शाम को तेज मूसलाधार बारिश के बाद गोपेश्वर बस स्टेशन से पुलिस लाइन तक सड़क नाले में पूरी तरह से तब्दील हो गई, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं। वहीं आसपास की कई दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को खासा नुकसान भी हुआ, व्यापारी नाराज भी दिखे। सड़क पर जहां बारिश का पानी आने से व्यापारी परेशान हैं, तो वहीं आम जनता भी इस बारिश के पानी से बहुत ही परेशान हो रही है। तो चमोली की खबर देख सकते हैं, पूरा का पूरा सड़क जैसे नाला बन गया हो और सड़क के दोनों तरफ जो दुकानें वहां पर हैं, दुकानों के अंदर पानी घुसने से व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है, नुकसान होने की बात आ रही है। व्यापारी नाराज भी दिख रहे हैं। आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें टूट भी गई हैं कहीं कहीं। तो भारी बारिश के बाद चमोली में किस तरह से देखिए सड़क नाले में तब्दील हो गई। चलिए कर्णप्रयाग की खबर है, जहां पर नेशनल हाईवे बंद, सिमली पुल के पास मलबा आने से हाईवे बंद हो गया। हाईवे पर मलबा आने से बस वहां पर एक फंस गई। देखिए इस तस्वीर में किस तरह से सड़क पर ही मलबा आने के बाद बस वहां पर फंस गई और हाईवे पर आवागमन जो है पूरी तरह से बाधित हुआ है। BRO रोड खोलने के प्रयास में पूरी तरह से ये संस्था जो संगठन है लगा हुआ है। तो मलबा, पहाड़ों से मलबा सड़क पर आने के बाद आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया और सिमली पुल के पास पूरा मलबा आया है। उसके बाद दोनों तरफ से आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ है। फिलहाल BRO की टीम की तरफ से मलबे को हटाने की कोशिश हो रही है और बहुत ही जल्द हाईवे को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा, लेकिन हाईवे के बंद होने के बाद आवागमन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हरिद्वार कांवड़ मेले में लाखों शिव भक्त कांवड़ लेने पहुंच रहे हैं। शिव भक्त तरह तरह के कांवड़ लेकर हरिद्वार से अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हरिद्वार में कांवड़ियों को राम मंदिर की बनी कांवड़ के साथ देखा गया। तो किसी ने शिव की ऊंची प्रतिमा की कांवड़ उठाई, तो किसी ने श्रवण कुमार बनकर अपने माता पिता को बैठाकर कांवड़ उठाया। तो अब 100-100 के नोट से बनी 1.5 लाख की कांवड़ हर की पैड़ी पर देखने को मिली, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो देखिए आप भी किस तरह से अलग अलग तरह के कांवड़ यात्रा देखने को मिल रहे हैं। कहीं राम मंदिर, तो भोलेनाथ को मनाने के लिए भक्तों की तरफ से तरह तरह के कांवड़ लेकर जाने की कोशिश हो रही है। कहीं श्रवण कुमार, जैसा कि देखे थे आप कि माता पिता को कांवड़ में बैठाकर बेटे और बहू ने किस तरह से वैद्यनाथ धाम लेकर जाने के दरमियान जो कांवड़ यात्रा देखी गई, पूरा देश वो देख रहा था। अब यहाँ पर भी हरिद्वार में जिस तरह से कांवड़ यात्रा लेकर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें तरह तरह के कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।